तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। इस सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि वैगई बांध किस राज्य में स्थित है। द वैगई डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच सिटी इज होस्टिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून। 5 जून को कौन सा शहर विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रियाद। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है और रियाद जो कि सऊदी अरब में है, ये 2024 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट कर रहा है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट संपन्न हुई। एक साल बाद 1973 में पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया जिसका थीम रहा ओनली वन अर्थ। अगर हम इस साल बात करें 2024 में, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम रहेगा लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस और स्लोगन रहेगा अवर लैंड अवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 5 जून को ही इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग भी सेलिब्रेट किया जाता है। हु बिकेम द फास्टेस्ट वुमेन टू रीच 100 विकेट्स इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट तक पहुंचने वाली महिला कौन बनी। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सोफी एक्लेस्टोन। आपको जानना चाहिए इंग्लैंड स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ये फास्टेस्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और हाल ही में इन्होंने 3 विकेट लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ 178 रन से इन्होंने जो है विक्ट्री हासिल की इंग्लैंड ने। आपको बता दें 63 मैचेस में इन्होंने अपने 100 विकेट पूरे किए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर कैथरीन फिट्जपैट्रिक के पास था जिन्होंने 64 इनिंग्स में 100 विकेट लिए थे। हु वॉन द वीमेंस टाइटल एट द बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट। बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला खिताब किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन सी है, तन्वी शर्मा। आपको जानना चाहिए यंग इंडियन शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर तन्वी शर्मा, इन्होंने चाइनीज ताइपे की वांग पीशू को हराकर बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया है जर्मनी में। मेंस टाइटल चेंग काई ने जीता है। Which Indian athlete clinched the gold medal in the women's long jump event at the Taiwan Athletics Open 2024 in Chinese Taipei? चाइनीज ताइपेई में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता। सही आंसर ऑप्शन सी है, नयना जेम्स। आपको जानना चाहिए इंडियन एथलीट नयना जेम्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस लॉन्ग जंप इवेंट में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के दौरान, जो कि चाइनीज ताइपेई में हुई है। आपको बता दें ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हैं और इस प्रतियोगिता में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में इन्होंने 6.43 मीटर की लॉन्ग जंप लगाई है और गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसमें मेंस 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है अंकेश चौधरी ने भारत के ही, और डीपी मनु ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में। इसी के साथ भारत का जो कैंपेन है ताइवान ओपन 2024 में समाप्त हो गया है 7 मेडल्स के साथ, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। इंडियन विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। व्हेन डिड कार्तिक मेक हिज डेब्यू फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण कब किया। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2004। आपको जानना चाहिए इंडियन विकेट कीपर बैटर और आरसीबी प्लेयर दिनेश कार्तिक, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। साल 2004 में इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अपना पदार्पण किया था। आपको बताया 2007 में जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, 2013 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उन दोनों ही टीम का ये हिस्सा भी थे।
कार्तिक ने 26 टेस्ट खेले हैं, 24 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 60 T20 खेले हैं 2004 से 2022 के बीच में। 1025 रन के टेस्ट में है, 1752 रन ODI में है और 686 रन T20 में है। एक सेंचुरी भी इनके नाम है। हु वॉन द 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल 2024? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, बृहत सोमा। आपको जानना चाहिए बृहत सोमा जो कि 12 ईयर ओल्ड एक बालिका है, ठीक है। ये 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब इन्होंने जीता है और $50,000 की प्राइज़ मनी इनको मिली है। इनके जो फादर हैं श्रीनिवास सोमा, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। बृहत ने जो है 30 में से 29 वर्ड्स बिल्कुल राइटली स्पेल्ड किए 90 सेकेंड्स में, और इसी के साथ ये 28th इंडियन अमेरिकन बन गए जिन्होंने टाइटल जीता है। Who has overtaken मुकेश अंबानी to become Asia's richest individual? मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गौतम अडानी। आपको जानना चाहिए बिलियनियर गौतम अडानी, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, और अब गौतम अडानी एशिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 11th हैं रैंक में। अगर हम बात करें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की, इनकी नेटवर्थ $111 बिलियन है, वहीं अंबानी की नेटवर्थ $109 बिलियन है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जो बर्नार्ड अर्नोल्ड है, ये वेल्थिएस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। इनकी नेटवर्थ $207 बिलियन की है। इसके बाद फिर एलोन मस्क आते हैं $203 बिलियन के साथ, फिर जेफ बेजोस आते हैं $199 बिलियन के साथ। विच सिटी हैज़ ऑफिशियली सीज्ड टू बी द जॉइंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश? कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रह गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, हैदराबाद। आपको जाना चाहिए 2 जून से हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जॉइंट कैपिटल अब नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(1) ऑफ द AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, हैदराबाद को जो है 10 साल तक के लिए जॉइंट कैपिटल घोषित किया गया था, दोनों ही राज्यों के लिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, 2 जून 2014 से 10 साल के लिए। तो अब 10 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन 5(2) ऑफ दिस एक्ट AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 ये कहता है इस पीरियड के बाद 10 साल के बाद हैदराबाद केवल तेलंगाना की कैपिटल रहेगी और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल इस्टेब्लिश की जाएगी। आंध्र प्रदेश की अभी कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है, क्योंकि अमरावती या विशाखापट्टनम दोनों में से कौन सी कैपिटल होगी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हाला टॉमस-डॉटर हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाला टॉमस-डॉटर को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी, आइसलैंड है। आपको जानना चाहिए कि हाला टॉमस-डॉटर जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, ये आइसलैंड का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुकी हैं और इस पद पर ये अब रिप्लेस करेंगी गुडनी जोहानसन को। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है 4 साल के लिए चुनी जाती हैं। आइसलैंड की बात करते हैं, कैपिटल रेकजाविक है और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच कंट्री इन 2023-24? 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर है। आपको जानना चाहिए इंडिया ने जो हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI रिसीव किया है वो सिंगापुर से किया है 2023-24 में। हालांकि जो ओवरसीज कैपिटल इनफ्लो है हमारी कंट्री में, जो बाहर से पैसा आया है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है लगभग 3.5% का, और FDI जो आई है सिंगापुर से उसमें भी डिप देखने के लिए मिला है 31.55% का, और टोटल FDI $11.77 बिलियन हमने प्राप्त किया 2023-24 में सिंगापुर से। अच्छा, लास्ट फिस्कल में जो FDI इक्विटी इनफ्लो है इसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है, जो मेजर कंट्रीज़ है जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, US, UK, UAE और कैमन आइलैंड्स, जर्मनी और साइप्रस से। हाउएवर नीदरलैंड्स एंड जापान से जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वो बढ़ती हुई देखने के लिए मिली है। 2018-19 से ही सिंगापुर लार्जेस्ट सोर्स रहा है FDI का भारत में। इससे पहले 2017-18 में मॉरिशस से हमारे पास मैक्सिमम FDI आती थी। FDI इक्विटी इनफ्लो भारत में डिक्लाइन हुई है 3.49% से और $44.42 बिलियन रही है 2023-24 में, जबकि 2022-23 में 46.03 बिलियन थी। टोटल FDI में क्या क्या आता है? इक्विटी इनफ्लो आता है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स आता है और भी अदर कैपिटल्स आती हैं। इनमें भी
जो है डिक्लाइन देखने को मिला है 1% का, और 70.95 बिलियन यूएस डॉलर रही है 2023-24 में, जबकि 2022-23 में 71.35 बिलियन यूएस डॉलर थी। 2021-22 का ऐसा साल था जब हमें हाईएस्ट एवर एफडीआई मिला था 84.83 बिलियन यूएस डॉलर का। सेक्टोरली अगर हम बात करें तो जो इनफ्लो है एफडीआई इनफ्लो, ये कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है सर्विसेज सेक्टर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, ट्रेडिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल में, फार्मा एंड केमिकल्स में। इसके विपरीत जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट एंड पावर सेक्टर्स हैं, यहाँ पर अच्छी खासी एफडीआई हमें देखने के लिए मिली है। एफडीआई मॉरिशस से जो है घटी है। मॉरिशस सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में, पहले पर सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस। तो 7.97 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई यहाँ पर आई है। और तीसरे नंबर पर यूएस है, ये थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में। 2023-24 में 4.99 बिलियन यूएस डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएस से आई है, जबकि 2022-23 में 6 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी। फिर यूएस के बाद नीदरलैंड्स आते हैं, जापान, यूएई, साइप्रस, जर्मनी, कैमन आइलैंड्स, ये सब आते हैं। What is the amount of the penalty imposed by the Income Tax Department on Larsen and Toubro Limited? आयकर विभाग ने लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी है 4.68 बिलियन यूएस डॉलर। आपको जानना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4.68 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड पर, और टैक्स प्रोसीडिंग से संबंधित कुछ मैटर रहा है। ठीक है, इनकी जो अर्सवाइल कंपनी थी एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड, उससे संबंधित कुछ टैक्स से संबंधित कोई मैटर था, तो उसकी वजह से ये जो है फाइन लगा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चाइनीज स्पेसक्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन द फार साइड ऑफ द मून? उस चीनी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जो चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरा? सही आंसर ऑप्शन बी है चैंग 6। देखिए, चाइना ने एक अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट चाइना का जो मून का जो फार साइड है उस पर उतारा है 2 जून को, और ये सक्सेसफुली लैंड किया है साउथ पोल एटक्वेन बेसिन पर, जो कि मून के फार साइड पर स्थित है, और यहाँ से कुछ सैंपल लेकर ये वापस भी चल दिया है। वापस जर्नी इसकी शुरू हो गई है। आपको बता दें, इसको चाइनीज़ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और 53 दिन हो गए थे इसको लॉन्च किए हुए, तब ये लैंड किया। इसमें एक ऑर्बिटर है, एक रिटर्नर है, एक लैंडर है और एक असेंडर है। और ये दूसरी बार है जब ये मिशन सक्सेसफुली मून के फार साइड पर पहुंचा। इससे पहले 2019 में चाइना ने चैंग 4 प्रोब भी लॉन्च किया था, इसी तरह का था वो। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड द मास्टर सर्विस एग्रीमेंट विद मर्क शार्प एंड डोहमे सिंगापुर ट्रेडिंग? हाल में किस कंपनी ने मर्क शार्प और डोहमे सिंगापुर ट्रेडिंग के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है अरबिंदो फार्मा। आपको जानना चाहिए अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने कहा है कि जो हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी है थेरानाइम बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है मर्क शार्प एंड डोहमे सिंगापुर ट्रेडिंग के साथ, और इसके तहत जो थेरानाइम है वो 1,000 करोड़ रुपए नई फैसिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। Under the terms of the master service agreement, Thera9 will build a new manufacturing facility to produce products for MSD. The facility will be located at Borapatla, Hatnura Mandal, Medak district, Telangana. Which organization increased its stake in PI Industries past the 5% mark? किस ऑर्गेनाइजेशन ने पीआई इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 5% से अधिक बढ़ाई है? सही आंसर ऑप्शन डी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि पीआई इंडस्ट्रीज़ में जो इसके स्टेक हैं वो 5% से ज़्यादा हो गए हैं। इसने हाल ही में 72,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं इस एग्रोकेमिकल्स फर्म में ओपन मार्केट से। कॉस्ट रही 3,558.29 रुपये ईच पर शेयर। ठीक है, बाकी अब 4.95% से 5% के भी पार अब इनकी जो है शेयर चले गए हैं, इनका जो स्टेक है वो चला गया है। Which company signed an MOU with DBS Bank India Limited for dealer inventory funding? डीलर इन्वेंट्री फंडिंग के लिए किस कंपनी ने DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। देखिए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर डीलर इन्वेंट्री फंडिंग। The memorandum of understanding further enhances comprehensive inventory funding options for over 3,863 Maruti Suzuki sales outlets across the country. तो वही जो मारुति सुजुकी लेना चाहता है, ठीक है, उसको फंडिंग की सुविधा देगा DBS बैंक। DBS बैंक की बात करें, एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन है।
भारत में 29 साल से है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑफिस मुंबई में खुला था 1994 में। फ्रॉम विच कंट्रीज द RBI ट्रांसपोर्टिंग इट्स 100 टन्स गोल्ड रिजर्व्स बैक टू इंडिया? RBI किस देश से अपना 100 टन सोने का भंडार भारत वापस ला रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने यूनाइटेड किंगडम से 100 टन ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व्स वापस लाने शुरू कर दिया। तो RBI का जो गोल्ड रिजर्व है 100 टन का, वो यूनाइटेड किंगडम से वापस लाना शुरू कर दिया है। और 1991 के बाद पहली दफ़ा ऐसा जब RBI ने एक पोर्शन अपने ओवरसीज़ गोल्ड रिजर्व का भारत लाना शुरू किया है। मतलब भारत में रखेंगे उसको, बाहर रखते हैं ना सेफ्टी की वजह से, तो अब उसको भारत में ही रखेंगे। ठीक है, बाकी और कोई इम्प्लीकेशन इसका नहीं होगा। तो फिलहाल RBI के पास जो है 500 टन गोल्ड वो एब्रोड में है, 300 टन इंडिया में है। तो अब 100 टन वापस आ जाएगा तो 400 जो है हो जाएगा, 400 बाहर और 400 भारत में। बाकी आपको बता दें जो गोल्ड है भारत में, ये RBI के जो लॉकर्स हैं मुंबई के मिंट रोड एज वेल एज नागपुर, यहाँ पर रखा जाता है। अच्छा, ये गोल्ड रिजर्व वापस लाया जा रहा है RBI द्वारा। ऐसा कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है इंडिया की चीटी की बात करें या टैक्स कलेक्शन की या फिर RBI की बैलेंस शीट की, तो RBI का है ही। ठीक है, तो केवल RBI इसको वापस ला रहा है। लिखा भी है द ऑपरेशन मर्ली इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द स्टोरेज लोकेशन ऑफ द गोल्ड विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल अमाउंट हेल्ड। केवल लोकेशन चेंज हो रही है, बाकी और कुछ नहीं। Additionally, there are no customs or GST implications associated with this transfer as the gold being repatriated is already owned by India। जो गोल्ड आ रहा है ऑलरेडी हमारा ही है। अगर हम मार्च 31, 2024 तक बात करें तो टोटल गोल्ड जो RBI के पास है वो 822.10 मैट्रिक टन्स का है। मार्च 31, 2023 तक ये वैल्यू 794.63 मैट्रिक टन्स की थी। तो एक साल में 27.47 मैट्रिक टन्स का गोल्ड हमने ऐड किया है। ये लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में भारत 9th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रखता है। पहले नंबर पर US है, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर फ्रांस और फिर रशिया। ये जो है 5 देश टॉप गोल्ड होल्डर्स हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेटेड? June 3rd। व्हेन इज द हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड? May 30। विच कंपनी लॉन्च्ड Copilot Plus PCs with AI features? Microsoft। Nagoba Jatara is Gond and Pradhan Tribal Festival celebrated in which state? Telangana। When is the International Day of Innocent Children Victims of Aggression observed? Answer is June 4। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इन 5 क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनको आपको कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है इनका आंसर देने के लिए। Where is Sagarmatha National Park, who is in line to be the first woman Chief Justice of India? In which Indian state or UT is the world's highest polling station? Where was the International Conference on Nuclear Security held recently? Which party does South African President Cyril Ramaphosa belong to that lost majority in the recent elections? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आप लोगों से निवेदन रहता है। बाकी यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आप करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप डिसेंट स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। समर सेल एक्टिव है हमारे इस कोर्स पर, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। कूपन कोड है समर। करना क्या है आपको, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है और ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं कूपन कोड लगाकर। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप के रिव्यू पढ़ सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स लिया है या फिर हमारी वीडियोज़ देखते हैं, किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल रहा है, उनके सिलेक्शन भी हुए हैं, वो सभी आप रिव्यूज़ में पढ़ सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।